हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे आसार का एक दिन, अंक 3, पार्ट 2। अंक 1 पार्ट 1 में हमने यहाँ तक पढ़ा था बिजली कौंधती है और मेघ गर्जन सुनाई देता है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। वहीं आषाढ़ का दिन, उसी तरह मेघ गर्जन गरज रहे हैं, वैसे ही वर्षा हो रही है। वही मैं हूँ, उसी घर में हूँ, किंतु पुनः बिजली कौंधती है, मेघ गर्जन सुनाई देता है और ड्योढ़ी का द्वार धीरे धीरे खुलता है। कालिदास छत विछत सा, मतलब अस्त व्यस्त सा, द्वार खोलकर ड्योढ़ी में ही खड़ा रहता है। द्वार खोलकर ड्योढ़ी मने चौखट पर ही खड़ा रहता है। मल्लिका किवाड़ खुलने के शब्द से उधर देखती है और सहसा उठ खड़ी होती है। कालिदास अंदर आता है। मल्लिका जड़ सी उसे देखती रहती है। कालिदास संभवतः पहचानती नहीं हो। मल्लिका उसी तरह देखती रहती है। कालिदास को प्रकोष्ठ में इधर उधर देखता है, फिर मल्लिका पर सिर से पैर तक एक दृष्टि डालकर आसन की ओर चला जाता है। और न पहचानना ही स्वाभाविक है, क्योंकि मैं वह व्यक्ति नहीं हूं जिसे तुम पहले पहचानती रही हो। दूसरा व्यक्ति हूँ। बाहें पीछे टिकाकर आसन पर बैठ जाता है। और सच कहूं तो वह व्यक्ति हूँ जिसे मैं स्वयं नहीं पहचानता। तुम इस तरह जड़ सी क्यों खड़ी हो? मुझे देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। मल्लिका किवाड़ बंद कर देती है, फिर खोई सी उसकी ओर बढ़ आती है। मल्लिका, आश्चर्य, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम हो, और मैं जो तुम्हें देख रही हूँ वास्तव में मैं ही हूँ। कालिदास, देख रहा हूं कि तुम भी वह नहीं हो। सब कुछ बदल गया है, या संभव है कि परिवर्तन केवल मेरी दृष्टि में हुआ है। मल्लिका, मुझे विश्वास नहीं होता कि यह स्वप्न नहीं है। कालिदास, नहीं, स्वप्न नहीं है, यथार्थ है कि मैं यहाँ हूँ। दिनों की यात्रा करके थका टूटा हारा हुआ यहाँ आया हूँ कि एक बार यहाँ के यथार्थ को देख लूं। मल्लिका, बहुत भीग गए हो, बहुत भीग गए हो। मेरे यहाँ सूखे वस्त्र तो नहीं है, पर मैं कालिदास, मेरे भीगे होने की चिंता मत करो। जानती हो, इस तरह भीगना भी जीवन की एक महत्वाकांक्षा हो सकती है, मतलब एक महत्वपूर्ण इच्छा हो सकती है। वर्षों के बाद भीगा हूं, अभी सूखना नहीं चाहता। चलते चलते बहुत थक गया हूं। कई दिन ज्वर आता रहा, परंतु इस वर्षा ने जैसी सारी थकान मिट गई हो। इस वर्षा से जैसे सारी थकान मिट गई हो। मल्लिका उसके और पास चली आती है। मल्लिका, बहुत थक गए हो। कालिदास, थक गया था, अब भी थका हूं, परंतु वर्षा ने थकान कम कर दी है। मल्लिका, तुम सचमुच पहचानने नहीं आते। कालिदास क्षण भर उसे देखता रहता है, फिर उठकर झरोके के पास चला जाता है। कालिदास, और तुम ही कहाँ पहचाननी जाती हो? यह घर भी कितना बदल गया है, और मैं आशा कर रहा था कि सब कुछ वैसा ही होगा, ज्यों का त्यों, यथास्थान। पर कुछ भी तो यथास्थान नहीं है, मतलब उसी स्थान पर सब कुछ। चारों ओर देखता है, तुमने सब कुछ बदल दिया है, सभी कुछ बदल दिया है। मल्लिका, मैंने नहीं बदला। कालिदास उसकी ओर देखता है, फिर टहलने लगता है। कालिदास, जानता हूं तुमने नहीं बदला, परंतु मल्लिका उसके पास आ जाती है। मैंने नहीं सोचा था कि यह घर कभी मुझे अपरिचित भी लग सकता है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु का स्थान और विन्यास इतना निश्चित था, परंतु आज सब कुछ अपरिचित लग रहा है। और उसकी आंखों में देखता है, और तुम भी अपरिचित लग रही हो। इसलिए कहता हूं कि संभव है दृश्य उतना नहीं बदला जितना मेरी दृष्टि बदल गई है। मल्लिका, थके हो, बैठ जाओ। आंखों से लगता है तुम अभी भी स्वस्थ नहीं हो। कालिदास, बहुत दिन इधर उधर भटकने के बाद यहाँ आया हूँ। कश्मीर जाते हुए जिस कारण से नहीं आया था, आज उसी कारण से आया हूँ। क्षण भर दोनों की आंखें मिली रहती हैं। मल्लिका, आर्य मातुल से आज ही पता चला था कि तुमने कश्मीर छोड़ दिया है। कालिदास, बहुत दिन इधर उधर भटकने के बाद यहाँ आया हूँ। कश्मीर जाते हुए जिस कारण से नहीं आया था, आज उसी कारण से आया हूँ। क्षण भर दोनों की आंखें मिली रहती हैं। मल्लिका, आर्य मातुल से आज ही पता चला है कि तुमने कश्मीर छोड़ दिया। कालिदास, हाँ, क्योंकि सत्ता और प्रभुता का मोह टूट गया है। आज मैं उस सबसे मुक्त हुआ जो वर्षों से मुझे कसता रहा है, मतलब मुझे अपने में जकड़ के रखा है। किसने? सत्ता और प्रभुता ने। कश्मीर में लोग समझते हैं कि मैंने संन्यास ले लिया, परंतु मैंने संन्यास नहीं लिया। मैं केवल मातृगुप्त के कलेवर से मुक्त हुआ हूँ, मतलब उसके ढांचे से, उस नाम का जो बंधन था उससे मुक्त हुआ हूँ, जिससे पुनः कालिदास के कलेवर में जी सकूं, मतलब फिर से उसी कवि के रूप में मैं जी सकूं। एक आकर्षण सदा मुझे
उस सूत्र की ओर खींचता था जिसे तोड़कर मैं यहाँ से गया था। यहाँ की एक एक वस्तु में जो आत्मीयता थी वह यहाँ से जाकर मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे यहाँ की एक एक वस्तु के रूप में और आकार का स्मरण है। फिर प्रकोष्ठ में आसपास देखता है। कुंभ, बाघ छाल, कुसा, दीपक, गेरू की आकृतियां और तुम्हारी आंखें। जाने के दिन तुम्हारी आंखों का जो रूप देखा था वह आज तक मेरी स्मृति में अंकित है। मैं अपने को विश्वास दिलाता रहा हूं कि कभी भी लौटकर आऊं यहाँ सब कुछ वैसा ही होगा। कोई द्वार खटखटाता है। मल्लिका अव्यवस्थित होकर उस ओर देखती है। कालिदास द्वार की ओर जाना चाहता है पर वह उसे रोक देती है। मल्लिका, द्वार बंद रहने दो। तुम जो बात कर रहे हो करते जाओ। कालिदास, देख तो लो कौन आया है। मल्लिका, वर्षा का दिन है, कोई भी हो सकता है। तुम बात करते रहो, वह चला जाएगा। बाहर से आगंतुक नशे के स्वर में झुल्लाता हुआ लौट जाता है। हर समय द्वार बंद है, द्वार बंद है। कालिदास, कौन था यह? मल्लिका, कहा है ना, कोई भी हो सकता है। वर्षा में जिस किसी को आश्रय की आवश्यकता पड़ सकती है। कालिदास, परंतु मुझे इसका स्वर बहुत विचित्र सा लगा। मल्लिका, तुम यहाँ के संबंध में बात कर रहे थे। कालिदास, लगा जैसे मैं इस स्वर को पहचानता हूँ, जैसे यहाँ की हर वस्तु की तरह यह भी किसी परिचित स्वर का बदला हुआ रूप है। मल्लिका, तुम थके हुए हो और अस्वस्थ हो, बैठकर बात करो। कालिदास एक निश्वास छोड़कर आसन पर बैठ जाता है। मल्लिका घुटनों पर बाहें रखकर कुछ दूर नीचे बैठ जाती है। मल्लिका, कालिदास, मैंने बहुत बार अपने संबंध में सोचा है मल्लिका, और हर बार इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अंबिका ठीक कहती थी। बाहें पीछे की ओर फैल जाती हैं और आंखें छत की ओर उठ जाती हैं। मैं यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहता था? एक कारण यह भी था कि मुझे अपने पर विश्वास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भर्त्सना का जीवन व्यतीत करने के बाद, मतलब अभावग्रस्त और बहुत ही दुखी जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर मैं कैसा अनुभव करूंगा। मन में कहीं यह आशंका थी कि वह वातावरण मुझे छा लेगा और मेरे जीवन की दिशा बदल देगा। और यह आशंका निराधार नहीं थी। मतलब यह आशंका जो मेरी थी कि वह उस चकाचौंध में मैं खो जाऊंगा और अपने अस्तित्व को, जो अपने कवि का जो मेरा रूप है, उसे मैं कहीं ना कहीं थोड़ा भूल बैठूंगा। तो वह आशंका निराधार नहीं थी। मतलब मेरी जो आशंका थी वह पूरी हुई, मतलब ऐसा ही हुआ। आंखें मल्लिका की ओर झुक आती हैं। तुम्हें बहुत आश्चर्य हुआ था कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूँ। तुम्हें यह बहुत स्वाभाविक लगा होगा, परंतु मुझे इसमें कुछ भी अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता। अभावपूर्ण जीवन की वह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। संभवतः उसमें कहीं उन सब से प्रतिशोध लेने की भावना भी थी जिन्होंने जब तक मेरी भर्त्सना की थी मेरा उपहास उड़ाया था। होठ काटकर उठ पड़ता है और झरोखे के पास चला जाता है। परंतु मैं यह भी जानता था कि मैं सुखी नहीं हो सकता। मैंने बार बार अपने को विश्वास दिलाना चाहा कि कभी उस वातावरण में नहीं, मुझ में है कमी मुझ में, वातावरण में नहीं, मुझ में है। मैं अपने को बदल लूं तो सुखी हो सकता हूँ, परंतु ऐसा नहीं हुआ। ना तो मैं बदल सका, न सुखी हो सका। अधिकार मिला, सम्मान बहुत मिला। जो कुछ मैंने लिखा उसकी प्रतिलिपियां देश भर में पहुंच गई, परंतु मैं सुखी नहीं हुआ। किसी और के लिए यह वातावरण और जीवन स्वाभाविक हो सकता था, मेरे लिए नहीं। एक राज्याधिकारी का कार्यक्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र से भिन्न था। मुझे बार बार अनुभव होता कि मैंने प्रभुता और सुविधा के मोह में पड़कर उस क्षेत्र में अनधिकार प्रवेश किया है और जिस विशाल में मुझे रहना चाहिए था उससे दूर हट आया हूँ। जब भी मेरी आंखें दूर तक फैली क्षितिज रेखा पर पड़ती, तभी यह अनुभूति मुझे सताती कि मैं उस विशाल से दूर हट आया हूँ। मैं अपने को आश्वासन देता कि आज नहीं तो कल मैं परिस्थितियों पर वश पा लूंगा और समान रूप से दोनों क्षेत्र में अपने को बांट दूंगा, परंतु मैं स्वयं ही परिस्थितियों के हाथों बनता और चालित होता रहा। मतलब परिस्थितियां ही मुझे चलाती रही। मैं समझता था कि मैं परिस्थितियों को बदल दूंगा, लेकिन परिस्थितियां ही मुझे चलाती रही। जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी वह कल अभी कभी नहीं आया और मैं धीरे धीरे खंडित होता गया। मतलब मैं टूटता गया, होता गया। और एक दिन मैंने पाया कि मैं सर्वथा टूट गया हूँ। मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ
जिसका उस विशाल के साथ कुछ भी संबंध था। क्षण भर वह चुप रहता है, फिर टहलने लगता है। कश्मीर जाते हुए मैं यहाँ से होकर नहीं जाना चाहता था। मुझे लगता था कि यह प्रदेश, यहाँ की पर्वत श्रृंखलाएं और उपत्यकाएं मेरे सामने एक मूक प्रश्न का रूप ले लेगी। फिर भी लोभ का संवरण नहीं हुआ, परंतु उस बार यहाँ आकर मैं सुखी नहीं हुआ। मुझे अपने से वितृष्णा हुई, मतलब घृणा हुई। उसने भी वितृष्णा हुई जिन्होंने मेरे आने के दिन को उत्सव की तरह मनाया। तब पहली बार मेरा मन मुक्ति के लिए व्याकुल हुआ था, परंतु उस समय मुक्त होना संभव नहीं था। मैं तब तुमसे मिलने के लिए नहीं आया क्योंकि भय था तुम्हारी आंखें मेरे अस्थिर मन को और अस्थिर कर देंगी। मैं इससे बचना चाहता था। उसका कुछ भी परिणाम हो सकता था। मैं जानता था कि तुम पर उसकी क्या प्रक्रिया होगी। दूसरे मुझसे क्या कहेंगे, दूसरे मुझसे क्या कहें, तुमसे क्या कहेंगे, दूसरे तुमसे क्या कहेंगे। फिर भी उस संबंध में निश्चित था कि तुम्हारे मन में कोई वैसा भाव नहीं आएगा, और मैं यह आशा लिए हुए चला गया कि कल ऐसा आएगा जब मैं तुमसे यह सब कह सकूंगा और तुम्हें अपने मन के द्वंद्व का विश्वास दिला सकूंगा। यह नहीं सोचा था कि द्वंद्व एक ही व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, परिवर्तन एक ही दिशा को व्याप्त नहीं करता। इसलिए आज यहाँ आकर बहुत व्यर्थता का बोध हो रहा है। फिर झरोके के पास चला जाता है। लोग सोचते हैं मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूं कि मैंने यहाँ रहकर कुछ नहीं लिखा, वहां रहकर कुछ नहीं लिखा। जो कुछ लिखा है वह यहाँ के जीवन का ही संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि यह हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो। मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह विमर्दिता यक्षिणी तुम हो। यद्यपि मैंने स्वयं यहाँ होने और तुम्हें नगर में देखने की कल्पना की, अभिज्ञान शकुंतला के रूप में तुम ही मेरे सामने थी। मैंने जब जब लिखने का प्रयत्न किया, तुम्हारे और अपने जीवन के इतिहास को फिर दोहराया, और जब उससे हटकर लिखना चाहा तो रचना प्राणवान नहीं हुई। रघुवंश में अज का विलाप मेरी ही वेदना की अभिव्यक्ति है, और मल्लिका दोनों हाथों से मुंह छिपा लेती है। कालिदास सहसा बोलते बोलते रुक जाता है और क्षण भर उसकी ओर देखता रहता है। चाहता था तुम यह सब पढ़ पाती, परंतु सूत्र कुछ इस रूप में टूटा था कि मल्लिका मुंह से हाथ हटाकर नकारात्मक भाव से सिर हिलाती है। मल्लिका, वह सूत्र कभी नहीं टूटा। उठकर वस्त्र से लिपटे पन्ने कोने से उठा लाती है और कालिदास के हाथ में रख देती है। कालिदास पन्ने पलट कर देखता है। कालिदास, मेघदूत तुम्हारे पास मेघदूत की प्रतिलिपि कैसे पहुंच गई? मल्लिका, मेरे पास तुम्हारी सब रचनाएं हैं। रघुवंश और शाकुंतलम की प्रतियां कुछ ही मास पहले मुझे मिल पाई हैं। कालिदास, तुम्हारे पास मेरी सब रचनाएं हैं, परंतु वे यहाँ कैसे उपलब्ध हुई? क्या? मल्लिका, उज्जैनी के व्यवसायी कभी कभी इस मार्ग से होकर भी जाते हैं। कालिदास, और उनके पास ये प्रतिलिपियां मिल जाती हैं? मल्लिका, मैंने कहकर मंगवाई हैं। वर्ष 2 वर्ष में कहीं एक प्रतिलिपि मिल पाती थी। कालिदास, और इसके लिए धन? मल्लिका, वर्ष 2 वर्ष में एक प्रति मिल पाती थी। धन एकत्रित करने के लिए बहुत समय रहता था। कालिदास सिर झुकाकर आसन पर आ बैठता है। कालिदास, जो अभाव वर्षों से मुझे सताते रहे हैं वे आज और बड़े प्रतीत होते हैं। मल्लिका, मुझे वर्षों पहले यहाँ लौट आना चाहिए था, ताकि यहाँ वर्षा में भीग कर लिखता वह सब जो मैं अब तक नहीं लिख पाया, और जो आषाढ़ के मेघों की तरह वर्षों से मेरे अंदर घुमड़ रहा है। निश्वास छोड़कर आसन पर रखे ग्रंथ को उठा लेता है और उसके पन्ने पलटने लगता है, परंतु बरस नहीं पाता, क्योंकि उसे ऋतु नहीं मिलती, वायु नहीं मिलती। यह कौन सी रचना है? ये तो केवल कोरे पृष्ठ हैं। मल्लिका, ये पन्ने अपने हाथों से बनाकर सिए थे। सोचा था तुम राजधानी से आओगे तो मैं तुम्हें यह भेंट दूंगी, कहूंगी कि इस पृष्ठों पर अपने सबसे बड़े महाकाव्य की रचना करना, परंतु उस बार तुम आकर भी नहीं आए और यह भेंट यहीं पड़ी रही। अब तो ये पन्ने टूटने भी लगे हैं और मुझे कहते संकोच होता है कि ये तुम्हारी रचना के लिए हैं। कालिदास पन्ने पलटता जाता है। कालिदास, तुमने ये पृष्ठ अपने हाथों से बनाए थे कि इन पर मैं एक महाकाव्य की रचना करूंगा? पन्ने पलटते हुए एक स्थान पर रुक जाता है। स्थान स्थान पर इस तरह पानी की बूंदें पड़ी हैं, जो निस्संदेह वर्षा की बूंदें नहीं हैं। लगता है तुमने अपनी आंखों से इन कोरे पृष्ठों पर कुछ लिखा है। और
आंखों से ही स्थान स्थान पर ये पृष्ठ श्वेत कर्णों से मैले हुए हैं। स्थान स्थान पर फूलों की सूखी पंक्तियों ने अपने रंग इन पर छोड़ दिए हैं। कई स्थानों पर तुम्हारे नखों से इन्हें छीला है, तुम्हारे नखों ने इन्हें छीला है, तुम्हारे दांतों ने इसे काटा है। और इसके अतिरिक्त ये ग्रीष्म की धूप में हल्के गहरे रंग, हेमंत की पत्र धूलि और इस घर की शिलन, ये पृष्ठ अब कोरे कहाँ है मल्लिका? इन पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है। अनंत सर्गों में एक महाकाव्य की ग्रंथ रख देता है। इस पृष्ठों पर अब नया कुछ क्या लिखा जा सकता है? उठकर झरोखे के पास चला जाता है, कुछ क्षण बाहर देखता रहता है, फिर मल्लिका की ओर मुड़ आता है। परंतु इसके आगे भी तो जीवन शेष है। हम फिर अर्थ से आरंभ कर सकते हैं। अंदर से बच्ची के कुनमुनाने और रोने का शब्द सुनाई देता है। मल्लिका सहसा उठकर उद्विग्न भाव से उस ओर चल देती है। कालिदास हतप्रभ सा उसे जाते देखता है। कालिदास मल्लिका। मल्लिका रुककर उसकी ओर देखती है। कालिदास, किसके रोने का शब्द है यह? मल्लिका, यह मेरा वर्तमान है। अंदर चली जाती है। कालिदास स्तंभित सा प्रकोष्ठ के बीचों बीच आ जाता है। कालिदास, तुम्हारा वर्तमान? तो बच्चों, पार्ट 2 को हम यहीं पर खत्म करते हैं। और लास्ट और थर्ड पार्ट, इस अंक का लास्ट वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे।